तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका असाइनमेंट नंबर 2 है ना, यानी कि अक्टूबर माह का जो असाइनमेंट है उसका हम लोग यहाँ पर पूरा हल देखने वाले हैं, है ना। विषय क्या है? जीव विज्ञान। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन था जीव विज्ञान में असाइनमेंट में कि यौन संचारी संक्रमण से बचाव कैसे कर सकते हैं। तो उसमें अ और ब दिया हुआ था। तो अ में क्या था? यौन संचारी संक्रमण से बचाव। तो क्या क्या बचाव कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कितने नंबर का है? तो ये क्वेश्चन जो है वह 6 नंबर का है, यानी कि 3 नंबर अ में और 3 नंबर ब में। तो इसमें संक्रमण के बचाव क्या क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है कि समलैंगिकता एवं वैश्यवृत्ति पर प्रतिबंध होना चाहिए, है ना। आपको यहाँ पर लिखा है, सरल शब्दों में ही लिखा गया है, तो आपको एकदम ईजिली तरीके से ये समझ आ गया होगा। दूसरा है सीरीज का केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए, यानी कि जो इंजेक्शन होता है यदि वो एक व्यक्ति में उसका यूज़ हो चुका है तो उसको फेंक देना चाहिए, है ना। उसी को तो अगर दूसरे व्यक्ति में हम अगर यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि जो भी सामने वाले पर्सन को जो भी बीमारी है वह उस सीरीज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में आ जाता है। तो इस प्रकार यौन संचारी जो संक्रमण होता है जिसको इंग्लिश में STD कहा जाता है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज करके, तो सीरीज का केवल एक ही बार उपयोग में लाना चाहिए। फिर है अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने से बचना चाहिए, यानी कि अगर अपरिचित का मतलब है कि आप ऐसे व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है कि वह रोगी है या नहीं है, और यदि उससे किसी भी प्रकार का आप शारीरिक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो क्या होगा कि आपको संक्रमण का खतरा रहेगा, है ना। तो अपरिचित लोगों के साथ शारीरिक संबंध से बचना चाहिए। अगला है कि एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध रखने से यौन संबंधी संक्रमण अवश्य रूप से फैलता है। यदि लैंगिक संबंधित बीमारी हो तो तुरंत ही उसकी जांच करवानी चाहिए, है ना। यदि आपको सामने वाले के भी बारे में पता है कि उसको कोई बीमारी है तो आप उसको बोलिए कि वो जांच करवाए। यदि खुद को है तो खुद भी तुरंत क्या करवाएं, उसकी इलाज करवा के उसका रोकथाम करें। तो इस प्रकार से इन तरीकों से बचा जा सकता है यौन संचारी संक्रमण से। उसके बाद ब में क्वेश्चन था कि समाज में जनन स्वास्थ्य का क्या महत्व होता है करके। तो आप जानते ही हैं कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है करके, मतलब जनन संबंधी जितने भी बीमारियां होती हैं उससे बचने के लिए सरकार द्वारा या बहुत से विधियों के द्वारा लोगों को क्या किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। तो इसके लिए जनन स्वास्थ्य का महत्व, जिसमें पहला है कि जनन स्वास्थ्य हेतु पुरुष एवं स्त्री दोनों में जागरूकता आती है ना। यदि जनन स्वास्थ्य के बारे में किसी भी पुरुष या स्त्री को पता होगा तो वो क्या करेंगे, कोई भी जनन संबंधित रोगों से बच सकते हैं। दूसरा है प्रजनन की उम्र में व्यक्ति को उर्वरता नियंत्रण की विधियों के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, यानी कि जो भी प्रजनन का उम्र होता है ना, जब स्त्री या पुरुष जब मैच्योर हो जाते हैं तो प्रजनन का उम्र भी निर्धारित हो जाता है। तो उस समय में क्या करना चाहिए कि व्यक्तियों को कई प्रकार की विधियां होती है, प्रजनन की जो विधियां होती है उनसे क्या होती है, उनको हर चीज़ की जानकारी मिलती है यदि उनको जनन स्वास्थ्य का जानकारी है तब। फिर है कि जो प्रजनांगों की स्वच्छता बनाए रखने संबंधी जानकारी मिलती है। यदि लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे तो जनन स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जिसमें लोगों को पूरा प्रजनन के बारे में बताया जाता है कि जो उनसे बीमारियां होती हैं, जो उनके फ़ायदे हैं, ये सभी के बारे में लोग क्या रहते हैं, परिचित रहते हैं। तो जननांग की स्वच्छता बनाए रखने के संबंध में जानकारी मिलती है। जनन स्वास्थ्य के अध्ययन से प्रजनन मार्ग के संक्रमण एवं लैंगिक रूप से संचारित STD की जानकारी प्राप्त होती है ना। यदि लोगों को जनन स्वास्थ्य का अध्ययन है तो वो लैंगिक संबंधित जितने भी रोग हैं जो फैलता है ना, इसको STD कहा जाता है, जो कि फैलने वाले हैं, जैसे कि एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सब क्या है, यदि प्रजनन होता है तो ही ये सब बीमारियां फैलती हैं। तो उन सब के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है। यदि लोगों को जनन स्वास्थ्य के बारे में यदि जानकारी है, यदि वो इस विषय को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उनमें परिवार नियोजन की भी जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि परिवार नियोजन का मतलब है कि कम परिवार खुशी परिवार, है ना। यानी कि वो अधिक संख्या भी नहीं बढ़ाएंगे बच्चों की, या
परिवार अपना नियोजित करके रखेंगे। तो ये सब जानकारी किससे मिलती है? तो जनन स्वास्थ्य से ही मिलती है। तो इस प्रकार से था ये उसका महत्व। अब हम प्रश्न दूसरा देखते हैं। देखिए, अब प्रश्न दूसरा ये है कि कोई एक क्रोमोसोमियर विकार का कारण और उससे ग्रसित व्यक्ति के लक्षण बताइए। मतलब इस प्रश्न में ये बोल रहे हैं कि कोई भी गुणसूत्र के द्वारा जो बीमारी होती है, कोई भी एक, वो आप अपने मन से लिख सकते हैं, और उसके लक्षण। तो हमने यहाँ पर ले लिया है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो यह सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ने के कारण से होता है। यानी कि आपको पता है कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और सब में क्या होता है? सब एक एक जोड़े में होते हैं। तो यदि मनुष्य के 21वां गुणसूत्र, जो 21वां नंबर का होगा, यानी कि ये कौन सा गुणसूत्र होगा? ऑटोसोम गुणसूत्र होगा। उसमें क्या होगा कि एक अतिरिक्त हो जाएगा। जैसे कि अगर एक पेयर में क्या है, एक्स और एक्स हैं, तो यदि उनमें एक और एक्स बढ़ जाता है तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। और 46 के जगह पर मनुष्य में कितने गुणसूत्र हो जाते हैं? 47। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम, है ना। आपको ये याद रखना है कि ये 21वें गुणसूत्र में एक अतिरिक्त होने के कारण से ये वाली बीमारी होती है। इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस बीमारी से जो भी व्यक्ति ग्रसित होता है वो मंगोल में रहने वाले व्यक्तियों के समान वो दिखाई देने लगते हैं। अब जैसे कि इसका लक्षण देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि रोगी का चेहरा गोल, ललाट चौड़ा, यानी कि जो उनका चेहरा होता है वो गोला हो जाता है, माथा चौड़ा हो जाता है, आँखों की पुतलियाँ बड़ी हो जाती हैं, यानी कि वो मंगोल जाति के लोगों के समान दिखाई देते हैं। इसलिए इस बीमारी को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। दूसरा है, मुंह हमेशा क्या रहेगा? खुला रहता है ना। इस बीमारी से जो भी व्यक्ति ग्रसित है उसका मुंह बंद नहीं होता है, यानी कि वो मुंह से ही सांस लेंगे और उनकी जीभ थोड़ी बाहर निकली होती है। नाक काफ़ी चौड़े होते हैं, जीभ हमेशा ही थोड़ा बाहर निकला होता है, गर्दन छोटी होगी, और जो उनका दिमाग का जो विकास होता है वो सही तरीके से नहीं होता है, यानी कि वो मंद बुद्धि के होते हैं। हृदय एवं अन्य आंतरिक अंगों का विकास भी समान रूप से होता है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी इस बीमारी डाउन सिंड्रोम से जो भी व्यक्ति ग्रसित होंगे वो क्या रहेंगे? अल्प विकसित रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीक़ा से था यह प्रश्न दूसरा का आंसर। अब प्रश्न तीसरा ये था कि समयुग्मजी और विषम युग्मजी में कोई 3 अंतर लिखिए, और ये आपका प्रश्न था 3 नंबर का। तो इसमें हमको इस तरीक़ा से अंतर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? होमोजाइगस, और विषम युग्मजी का मतलब होता है हेट्रोजाइगस। मतलब यहाँ पर जो युग्मक होते हैं वो समान प्रकार के होंगे, यहाँ पर विषम युग्मजी में जो भी युग्मक होते हैं वो असमान प्रकार के होते हैं। तो पहला है कि यह किसी विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं। मतलब ये जो युग्मक होंगे वो क्या होंगे? हमेशा शुद्ध होते हैं। मतलब इसमें कोई भी प्रकार का संकर नहीं पाया जाता है। ये क्या होंगे? अशुद्ध या संकर होते हैं, इसीलिए तो इनको संकर कहा जाता है, क्योंकि इनमें एक से अधिक जातियों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं, यानी कि ये संकर होते हैं। इनके एलील समान होंगे। जब आप देखे होंगे मेंडल के प्रयोग में, तो मैंने बताया था कि जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे कि इसमें समयुग्मजी है तो यहाँ पर एलील समान है, जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी। उसी तरीक़ा से विषम युग्मजी में जो एलील्स होते हैं वो क्या होंगे? विषम, यानी कि असमान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि एक किस प्रकार का होता है? संकर प्रकार का होता है। इसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही एलील्स पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? ये या तो ये प्रभावी होगा, और ये क्या है? सीधे रूप से अप्रभावी होता है, लेकिन इसमें एक प्रभावी हो जाएगा और एक अप्रभावी। फिर तीसरा है कि यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं, है ना, और इनमें क्या होगा? ये 2 प्रकार की युग्मक बना सकते हैं। इनमें स्वपरागण होने पर केवल स्वयुग्मकी जीव ही बनते हैं, यानी कि जब कैपिटल टी है तो यदि इनमें परागण होगा तो केवल कैपिटल टी ही वाले जीव बनेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होता है, इसलिए अगर इनमें स्वपरागण होता है तो 2 प्रकार के इसमें जीव बनते हैं, एक कैपिटल टी वाले बनेंगे और एक स्मॉल टी वाले बनेंगे। उसके बाद है कि अतिरिक्त ओज अब्सेंट होते हैं, यानी कि समयुग्मजी में जो भी जीव का क्रॉस होता है उसमें जैसे जनक का लक्षण है वैसे ही उनके संतानों का लक्षण होगा। इसमें उससे कोई श्रेष्ठ गुण नहीं पाया जाएगा,
लेकिन विषम युग्मजीव में क्या होता है कि इसमें संकरोज पाया जाता है, यानी कि जब हम संकर क्रॉस कराते हैं तो जनक का जैसा लक्षण है उससे और अच्छे गुणों वाले संतानों की यहाँ पर क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो उसे कहा जाता है संकरोज प्रेजेंट होता है करके। ठीक है, तो इस तरीके से था यह प्रश्न दूसरा और प्रश्न तीसरा का आंसर। अब हम देखेंगे कि प्रश्न चौथा क्या पूछा है। अब प्रश्न चौथा ये बोला गया है कि निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर लिखिए, जिसमें अ और ब करके तथ्य दिया हुआ था। तो अतथ्य में लिखा था कि इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको हिंट दिया हुआ है जिसको आपको समझ के उसका उत्तर लिखना है। तो पहला हिंट ये दे दिया कि वह जो भी रोग है वह क्या है, लिंग संलग्न रोग है। दूसरा है कि यह जो रोग है वो किसको हुआ है, विक्टोरिया इसकी वाहक थी, यानी कि विक्टोरिया जो महारानी थी उसको इस रोग को हुआ था और वो एक महिला है, इसलिए महिलाएं क्या होती हैं, वाहक होती हैं करके इसमें बताया गया है। और इसके संचार जो है वो कैसे होता है करके यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पहला जो है कि लिंग संलग्न रोग है, तो यहाँ पर हिंट से ही समझ आ गया है और ये भी बोला गया है कि ये महारानी विक्टोरिया को हुआ था। तो कौन सा रोग है, तो वह रोग है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ब्लड संबंधित रोग होता है, ये आप पढ़ चुके हैं अच्छी तरीक़ा से, तो आपको पता भी होगा कि जो हीमोफीलिया है वह क्या है, लिंग संलग्न रोग है, यानी कि ये भी जो लिंग गुणसूत्र होते हैं या जो गुणसूत्र हैं उनमें कमी या अधिकता की वजह से ये जो होता है ना। तो हीमोफीलिया रोग इसको एक्स संलग्न रोग भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो रोग है इस रोग का जीन केवल और केवल एक्स गुणसूत्र पर ही प्रेजेंट होता है। और हम मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स और एक वाई। तो हीमोफीलिया का जो भी जीन होता है वो केवल किस में होते हैं, तो एक्स में होते हैं, इसलिए इसको एक्स संलग्न रोग कहा जाता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह मनुष्य में पाया जाने वाला है ना एक खतरनाक रोग है। यह जानलेवा होता है, यानी कि इस रोग से जो भी व्यक्ति ग्रसित है वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग में होता क्या है, तो इस रोग में जैसे कि अगर जो भी इस रोग से ग्रसित है व्यक्ति, वो क्या होगा, यदि उनके शरीर पर चोट लग रही है या किसी कारणवश उनके शरीर से यदि ब्लड निकल रहा है, तो हम जानते हैं कि जैसे कि हमारे शरीर पर यदि चोट लगती है तो कुछ समय बाद हमारा ब्लड वहाँ पर जम जाता है और ब्लड जो बहाव रहता है वो रुक जाता है। लेकिन जो भी व्यक्ति हीमोफीलिया से यदि ग्रसित है तो उस व्यक्ति का जो रक्त में जो जमने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है। और यदि उस दौरान उस व्यक्ति को यदि कोई भी चोट लग रही है तो उसका जो रक्त का बहाव होता है वो निरंतर बहते रहते हैं और इसके वजह से कुछ समय पश्चात उस रोगी के शरीर से उनका पूरा ब्लड बाहर निकल जाएगा और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रक्त जमने की क्षमता समाप्त हो जाती है और यदि उस समय रोगी को यदि कोई चोट लग रही है तो रक्त का बहाव निरंतर होते रहता है और उससे उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए इस रोग का नाम है ब्लीडर डिजीज़, है ना, ब्लड संबंधित है इसीलिए। और यह रोग सबसे पहले ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, जिसको कहा जाता था, उसको था। और ये जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया है वह इस रोग की वाहक थी, यानी कि उसमें तो वह रोग था लेकिन वो अपने नेक्स्ट जनरेशन में उस रोगों को क्या कर रही थी, पहुंचा रही थी, इसलिए उसको वाहक कहा जा रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए कि जो हीमोफीलिया जीन है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, अप्रभावी होते हैं। इसको स्मॉल एच से शो कर रहे हैं और ये जो जीन होता है वो हमेशा क्या होता है, अप्रभावी होता है, यानी कि लोगों में अप्रभावी रूप से यह अपना लक्षण दिखाते हैं। ये एक्स गुणसूत्र पर संलग्न होते हैं, इसीलिए इनको एक्स संलग्न रोग कहा जाता है। जैसे कि फीमेल में कौन कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स पाया जाता है। और आपको ये भी पता है कि एक प्रभावी और एक अप्रभावी होता है, तो जो हीमोफीलिया जीन है वो हमेशा अप्रभावी होंगे, यानी कि ये क्या है, अप्रभावी एक्स पर ये प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो फीमेल होती हैं वो हमेशा क्या होंगी, वाहक होते हैं, यानी कि खुद को तो बीमारी होगी लेकिन वो इस रोग से स्वयं ग्रसित नहीं होंगे, वो अपने नेक्स्ट पीढ़ी में पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो हमेशा वाहक होते हैं। और पुरुषों में एक्स और वाई होता है, चूँकि यहाँ पर एक एक्स होता है और जो यदि पुरुषों को हीमोफीलिया मतलब रोग है
तो उनके एक्स में वो क्या रहेगा, वो जीन अप्रभावी रूप से रहेगा और मेल हमेशा क्या हो जाएंगे, हीमोफिलिक, यानी कि वो इस रोग से ग्रसित होंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास एक ही एक्स होता है और उसमें भी क्या होता है, हीमोफिलिया के जीन यदि प्रेजेंट है तो यदि ये एक्स अगर उनके संतान में या लड़की हो या लड़का हो यदि उसमें जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हीमोफिलिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस रोग में फीमेल हमेशा क्या होंगी, वाहक का कार्य करती है, यानी कि उसको अगले पीढ़ी में पहुँचाने का कार्य करते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों ये बीमारी होती है? तो हमारे ब्लड में 13 प्रकार के फैक्टर्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक फैक्टर है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये ब्लड को जमाने में मदद करता है और यदि इसी चीज़ की यदि फैक्टर्स की कमी हो जाती है ब्लड में तो लोगों का ब्लड नहीं जम पाता है, तो उस रोग को कहा जाता है हीमोफीलिया। अब इसका संचार या वंशागति कैसे होता है तो हम ये देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम हीमोफीलिया की वंशागति देखेंगे कि किस तरीके से वह संचार होता है। तो यदि सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री का जब विवाह होता है तो उसमें जो संतानें उत्पन्न होती हैं, तो यदि लड़की एक 50% वो यदि सामान्य भी हो सकती है या कैरियर भी हो सकती है, और जो मतलब जो उनका जो पुत्र पैदा होगा वो भी क्या होगा, या तो सामान्य होगा या तो वो हीमोफीलिक हो सकता है। तो इस कंडीशन में 50-50% चांसेस होती हैं, है ना, हीमोफीलिया के। फिर दूसरा कंडीशन है कि जब स्त्री क्या हो, सामान्य हो और पुरुष क्या हो, हीमोफीलिया से ग्रसित हो। तो यदि उनका विवाह हो जाता है तो उनमें इस तरीक़ा से क्या होगा, फीमेल और मेल उत्पन्न होते हैं। तो फीमेल हमेशा क्या होंगी, कैरियर ही उत्पन्न होंगी और मेल हमेशा क्या होंगे, नॉर्मल उत्पन्न होते हैं। यानी कि इसमें जो लड़कियां अगर उत्पन्न हो रही हैं तो वो हमेशा वाहक का कार्य करेंगी, और इस प्रकार के यदि जो भी माता पिता हैं तो उनका जो लड़का होगा वो हमेशा नॉर्मल होता है। उसी तरीक़े से अगला कंडीशन है कि यदि स्त्री क्या हो, वाहक हो और पुरुष हीमोफिलिक हो, तो उसमें क्या होता है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं कि इस प्रकार से होगा। तो फीमेल क्या होंगी, कैरियर हो सकती हैं और या तो हीमोफिलिक हो सकते हैं। उसी तरीक़ा से मेल सामान्य भी हो सकता है और हीमोफिलिक भी हो सकता है। तो इस प्रकार उनमें 50-50% चांसेस होती हैं। फिर अगला कंडीशन है कि जब हीमोफिलिक स्त्री हो, यानी कि यहाँ पर स्त्री क्या हो, पूरी तरीक़ा से हीमोफीलिया से ग्रसित हो और पुरुष क्या हो, सामान्य, यदि उनका विवाह हो जाता है तो उनमें जो लड़की पैदा होती है, यानी कि जो पुत्री होगी वो हमेशा वाहक होती है और पुत्र क्या होते हैं, हीमोफिलिक होते हैं ना। यहाँ यानी कि यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है, पुरुष सामान्य है तो भी उनसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो हीमोफिलिक ही होगा, और यदि स्त्री क्या है, हीमोफिलिक से ग्रसित है तो उनकी जो भी पुत्री होगी वो हमेशा वाहक का काम करेगी, यानी कि अपने अगले जनरेशन में उस बीमारी को वो ले जाती है। तो इस तरीक़े से था यह हीमोफिलिक। अब 5वां क्वेश्चन बोला गया था कि पुनेट वर्ग का निर्माण करना है। तो क्वेश्चन ये दे दिया गया था कि कैपिटल ए, कैपिटल बी और स्मॉल बी, यदि दोनों का क्या हो, क्रॉस हो और दोनों में मेल और फीमेल समान है तो उसमें इस तरीक़ा से उनका जीनोटाइप बनता है। तो इसका जीनोटाइप था 9:3:3:1। तो इस तरीक़ा से ये जो बनता है उसको बोला जाता है पुनेट वर्ग। इसी तरीके से दूसरा था, यहाँ पर अलग अलग दे दिया है ना, यानी कि जो फीमेल है वो इस तरीके से है और मेल क्या है, वो स्मॉल है। तो यहाँ पर पुनेट वर्ग इस प्रकार से बनते हैं। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप यानी कि उनके जो जीन के जो लक्षण होते हैं वह 1-1 होते हैं, 1:1:1 में बनते हैं। तो इस तरीक़ा से था यह 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।